बहुत सारे इंजीनियर ऐसे होते हैं जो डिजाइन, कॉन्फ़िगरेशन या सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन कभी डायरेक्ट कस्टमर से मीटिंग नहीं करते हैं या डायरेक्ट कभी कस्टमर से उनका मीटिंग करने का मौका नहीं मिलता है या बात करने का मौका नहीं मिलता है। आज का ये वीडियो 100% रियल कस्टमर डिस्कशन पर बेस्ड है, जहां मैं आपको दिखाऊंगा कि एज अ प्रीसेल्स इंजीनियर हम कस्टमर से कैसे मिलते हैं और उनकी प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और स्टेप बाय स्टेप राइट सॉल्यूशन कैसे पिच करते हैं। नेटवर्क के लिए, डेटा सेंटर के लिए, कॉल सेंटर के लिए, वॉइस सॉल्यूशंस के लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए, इन सब के लिए कैसे राइट सॉल्यूशंस कस्टमर को पिच करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ये जो भी डिस्कशन हो रही है वो प्रॉपर 100% एज अ रियल कस्टमर के साथ जो डिस्कशन हमारी हुई है वो डिस्कशन मैं आपको बता रहा हूँ एज ए एग्जाम्पल, कि इन फ्यूचर अगर आप भी कभी कस्टमर के पास जाएं तो कैसे आप डिस्कशन कर सकते हैं। कोई भी इसमें किताबी ज्ञान नहीं है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कस्टमर के साथ मीटिंग में वही बात मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। कस्टमर की पहली रिक्वायरमेंट थी हमसे, उन्होंने वॉइस सॉल्यूशन चाहिए था और साथ में प्रॉपर कॉल सेंटर का सेटअप भी कराना था। कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, उनको चाहिए वॉइस सॉल्यूशन, साथ में कॉल सेंटर का पूरा सेटअप भी हमें से ही कराना था। तो मतलब सिर्फ कॉल्स नहीं बल्कि कॉल ऑटोमेशन भी चाहिए था, स्केलेबिलिटी चाहिए थी, फ्यूचर ग्रोथ का सपोर्ट चाहिए था। लगभग 700 पर्सन्स के लिए उनको वॉइस सॉल्यूशन चाहिए, लगभग 50 पर्सन्स के लिए कॉल सेंटर का सेटअप चाहिए। हमने यहाँ पे डायरेक्टली प्रोडक्ट की बात नहीं की, पहले हमने समझने की कोशिश की कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या है और हमें सॉल्यूशन बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमने इनका कॉल का वॉल्यूम क्या है ये जाना, कितने एजेंट होंगे, मतलब कितने टोटल कॉल सेंटर में बात करने वाले एम्प्लॉई या एजेंट होंगे, इनबाउंड आउटबाउंड प्रोसेस क्या होगा। इनबाउंड आउटबाउंड क्या होता है मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा जब मैं प्रपोजल आपको दिखाऊंगा। फ्यूचर में एक्सपेंशन का क्या प्लान है ये पूछना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे कस्टमर अभी प्रेजेंट की रिक्वायरमेंट समझ के आ जाते हैं और इन फ्यूचर्स अगर कंपनीज बड़ी होती है या उनके कोई और साइट्स आते हैं तब उसको एक्सपेंड करने के लिए उनके पास लिमिट्स नहीं होते हैं। यहाँ पे एक टिप्स देना चाहूँगा, ऐसे प्रीसेल्स टिप्स। सॉल्यूशन देने से पहले रिक्वायरमेंट समझना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। जब तक आप सही रिक्वायरमेंट नहीं समझिएगा आप कस्टमर को सही सॉल्यूशन नहीं दे पाइएगा, ना ही कस्टमर को आप कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं। तो जब तक आपके पास प्रॉपर एग्जैक्ट सही सॉल्यूशन नहीं है तब तक कस्टमर ना आपके कॉन्फिडेंस में आएगा ना आप कस्टमर के कॉन्फिडेंस में जाएंगे। तो निश्चित कीजिए कि आप जो सॉल्यूशन दे रहे हैं वो कस्टमर के अकॉर्डिंग बिल्कुल राइट है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट जो दूसरी थी मैं उस पर बात करता हूँ। सेकंड और सबसे बड़ा इशू था नेटवर्क अपग्रेड। कस्टमर का नेटवर्क लगभग 10 से 15 साल पुराना था। नेटवर्क में बहुत सारे ओईएम के डिवाइसेस थे, सारे डिफरेंट ओईएम के थे, जैसे सिस्को हो गया, अरूबा हो गया, डी-लिंक हो गया, नेटगियर हो गया, यूवीक्यू हो गया। पूरा इन्वायरमेंट मिक्स मैच था। मतलब कस्टमर ने ऐसे सारे नेटवर्क बना रखे थे ना कि कहीं डी-लिंक लगाया, कहीं अरूबा लगाया, कहीं सिस्को लगाया, कहीं नेटगियर लगाया, कहीं कोई सा फायरवॉल लगा हुआ है। एक दूसरे से ऐसे ही वायर कॉपर केबल से कनेक्टिविटी करके मैंने एम्प्लॉय को दे रखा है। बहुत ज़्यादा मैंने फिजिकली कस्टमर का पूरा वो देखा। तो इसका एक सॉल्यूशन देना है उसे आने वाले नए प्रपोजल में कि वो सीमलेस कैसे सारे डिवाइसेस को मैनेज कर सकते हैं, सिंगल पैनल सिंगल डैशबोर्ड से कैसे प्रॉपर पूरे डिवाइसेस को मॉनिटर कर सकता है, साथ में कैसे सारे डिवाइसेस को सेगमेंट वाइज या एम्प्लॉय को सेगमेंट वाइज डिवाइड करके प्रॉपर मॉनिटरिंग कर सकता है। तो इसका एक हमें सॉल्यूशन देना है। तो कस्टमर ने साफ बोला हमें फ्रेश नेटवर्क डिजाइन चाहिए, हाई थ्रूपुट वाला चाहिए और फ्यूचर रेडी सॉल्यूशन होना चाहिए। कस्टमर कभी भी ये चीज़ें नहीं बताता है कि इन फ्यूचर्स में उनका कुछ और ऑफिसेस आने वाले हैं, मल्टी ब्रांच ऑफिसेस आने वाले हैं ऐसे। तो आपको पूछना पड़ेगा कि सर आपका कोई और भी ऑफिसेस तो नहीं है या कोई और भी ब्रांच ऑफिसेस तो नहीं है, अगर हैं तो क्या आप उनको आपस में जोड़ना चाहते हैं या एक दूसरे से लिंक करना चाहते हैं, या इन फ्यूचर होगा तो क्या आप उसे लिंक करोगे। ये सब कुछ आपको पहले से माइंड में लेके चलना पड़ता है कि अगर ये जो मेन ऑफिस है, कोर ऑफिस है, अगर इसको हमें ब्रांच ऑफिस से कनेक्ट करना होगा तो कैसे इन फ्यूचर्स में कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने प्रपोजल में बना के दिखाया हुआ। जब मैं आपको प्रपोजल दिखाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि कैसे अभी जो प्रेजेंट नेटवर्क को हम फ्यूचर्स में इसको ब्रांच ऑफिस से कनेक्ट कर सकते हैं।
इसके बाद डिस्कशन सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं रही। जब आप कस्टमर के पास जाते हैं तो कस्टमर सबसे पहले वो आपके बारे में जानता है, फिर आपके कंपनीज़ के बारे में जानता है। तो जैसे कस्टमर ने हमसे पूछा, मैं वही बात आपको बता रहा हूँ, कस्टमर ने हमसे पूछा कि आप लोग किन किन वर्टिकल में डील करते हैं। जैसे कस्टमर ने पूछा तो हमने सब कुछ बताया, सर हमने डिफेंस में करते हैं, हॉस्पिटैलिटी में करते हैं, इंटरप्राइज में करते हैं, गवर्नमेंट में करते हैं, ये सारे चीज़ें बता दिए। ठीक है। उसने फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा, आपकी कंपनी की मेजर स्ट्रेंथ क्या है। तो आपकी कंपनी दूसरी कंपनी से कैसे अलग है, इसको भी आपको बताना पड़ेगा। जैसे हमने बताया, सर हम बेस्ट बजट में बेस्ट सोल्यूशन डिजाइन करके देते हैं। कोई भी काम, जितने भी हमारे ऑल ओवर इंडिया में सर्विसेज टीम है, हमारे मल्टीपल ब्रांचेस हैं, हम पैन इंडिया सपोर्ट और सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। फिर कस्टमर ने पूछा, आप सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करेंगे। तो हमने बोला, सर अगर आप सपोर्ट का हम ऑन प्रीम भी करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, एज ए AMC भी हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछा, पैन इंडिया या फ्यूचर एक्सपेंशन कैसे हैंडल करोगे। अगर उन्होंने पूछा कि अगर मेरे जो ब्रांच ऑफिसेस पैन इंडिया में खुलते हैं तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे। फिर हमने बताया कि सर हमारे जो कम से कम 500 प्लस से ज़्यादा IT इंजीनियर्स हैं जो पूरे इंडिया में इंडिया के Tier 1, Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में लोकेटेड है। तो हम पूरे पैन इंडिया में आपको सपोर्ट और सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्रांच ऑफिसेस हैं वो लगभग हर एक स्टेट में अवेलेबल है। ये फेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही होता है कस्टमर के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना। कस्टमर के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कस्टमर जब तक आपके साथ ट्रस्ट ना करेगा तब तक आपके सॉल्यूशंस के ऊपर वो ध्यान ही नहीं देगा। जब तक कस्टमर को ना लगे कि आप जो सॉल्यूशन दे रहे हो या जो बंदा ये सॉल्यूशन दे रहा है तो वो उसको एग्जैक्ट इसके बारे में सब कुछ पता है या नहीं पता है, वो सबसे पहले आपसे यही पता करेगा क्या आपने कितना एक्सपीरियंस है, आपने कभी ऐसा कभी काम किया हुआ है। कस्टमर के साथ ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए सबसे अच्छा उपाय होता है कि आप 1-2-4 एग्जाम्पल दो। जिस फील्ड में कस्टमर है उसी फील्ड का जो आप पहले से कर चुके हैं उसी का एग्जाम्पल दो कि सर मैंने इस कंपनी में या इस प्रोजेक्ट को मैंने हैंडल किया था, प्रॉपर सोल्यूशन मैंने ही बनाया हुआ है। अगर टाइम मिले तो कस्टमर को ये भी बोलो कि सर मैं, आप चाहो तो मैं उस प्रोजेक्ट का जो साइट सर्वे है एक बार साइट विजिट करा सकता हूँ, पूरा नेटवर्क आपको दिखा सकता हूँ कैसे हमने डिज़ाइन किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें कस्टमर को बतानी पड़ती है, जिससे कि कस्टमर को लगे कि हाँ जो बंदा ये सॉल्यूशन बना रहा है वो प्रॉपर IT का बंदा है, ऐसा प्रीसेल्स बंदा है, उसको चीज़ें की नॉलेज है, उसको IT की नॉलेज है। तब कस्टमर आप पे ट्रस्ट करेगा, आप कस्टमर पर ट्रस्ट करोगे। तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कस्टमर जो रिक्वायरमेंट दे रहा है हम उस पर वर्क कर रहे हैं, कस्टमर आप पे ट्रस्ट ही नहीं कर रहा है, फिर वो किसी और को ऑर्डर चला जा रहा है, तो आपका किया करा भी मेहनत पूरा फेल हो जाएगा। तो सबसे पहले काम होता है ट्रस्ट बिल्डिंग का। कस्टमर के साथ पूरा ट्रस्ट बिल्ड करो, फिर उस पर काम करो। कस्टमर सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदता, कस्टमर कंपनी और पीपल पर भरोसा करता है। आप जो अपने कंपनीज के बारे में बताएंगे और जो आप खुद अपने बारे में बताएंगे उस पर ज़्यादा भरोसा करेगा कस्टमर। कंपनी का वो बैकग्राउंड देखेगा, कंपनी किस किस वर्टिकल में काम करती है, कौन कौन से प्रोजेक्ट कर रखी है, कितनी पुरानी है, कितने उनके पास एम्प्लॉयज़ हैं, कितने उनका ऑफिसेस हैं, सब पे डिपेंड करता है। ठीक है। जो बंदा ऐसा प्रीसेल्स वहाँ पे गया वो सर्टिफाइड है कि नहीं, क्या इस कभी OEM पे काम किया हुआ है नहीं, सब कुछ जानने की कोशिश करता है। फिर कस्टमर ने पूछा, आप हमारा नेटवर्क डिज़ाइन कैसे करेंगे। कस्टमर ये पूछते हैं कि उन्होंने सब कुछ बता दिया। फिर उन्होंने पूछा, आप नेटवर्क कैसे डिज़ाइन करोगे। फिर हमने बताया, सर अभी आपका नेटवर्क पूरा मिक्स मैच है, तो हम इसको पूरा फ्रेश डिज़ाइन करेंगे। हम इस पर कोशिश करेंगे हाई एबिलिटी नेटवर्क डिज़ाइन करें, हाई थ्रूपुट वाला डिज़ाइन करें, लो लेटेंसी, और साथ में जितने भी डिवाइसेस हैं सारे सिंगल OEM रखें। कोशिश करें कि सिंगल पैनल डैशबोर्ड मैनेजमेंट सारे सब डिवाइसेस हो, आप एक ही पैनल पे सारे डिवाइसेस को मैनेज कर सके। साथ में आपको नेटवर्क को सेग्रीगेट करने में इजी हो, या आपको ट्रबल शूट करने में इजी हो, या उसको रिप्लेसमेंट में इजी हो। कई बार क्या होता है कि हम मल्टीपल OEM के डिवाइसेस दे देते हैं, तो उसमें एक इशू क्या होता है कि मान लेते हैं कि कोई एक डिवाइस फॉल्टी हो गया, तो हमें हर एक डिवाइस का, हर एक OEM का एक एक बैकअप अपने पास रखना पड़ता है। ऐसे अगर हमारे पास सपोर्ट है तो एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन राइट नाउ एक्सचेंज तो नहीं होगा ना, उसमें भी 2 घंटे, 5 घंटे, 10 दिन या 1 दिन का तो टाइम लगेगा ही लगेगा। लेकिन अगर आपका
जो नेटवर्क क्रिटिकल है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, एक बैकअप में सेम ओईएम का एक डिवाइस रखना पड़ता है कि इनकेस अगर वो फेल हो जाए तो उसके जगह पे वो डाल दो। अगर आप मल्टीपल ओईएम का सॉल्यूशन देते हैं तो उस केस में आपको मल्टीपल ओईएम की कम से कम एक स्पेयर पार्ट्स, स्पेयर स्विचेस रखने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने बताई कि सब सिंगल ओईएम में जाओगे तो क्या क्या बेनिफिट होगा। फिर हमने बताया सर ऐसा अभी तो ऐसा कोई नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, तो फिर हम सर रिंग टोपोलॉजी में ऐड करेंगे। सारे को हम सारे स्विचेस को डायरेक्ट कोर से कनेक्टिविटी करेंगे और कोर की कनेक्टिविटी हम डायरेक्ट एचएफ फायरवॉल के थ्रू करेंगे। फिर से हम उसको कोर से ही आपका जितने भी डेटा सेंटर के एक्सेस है उसको अलग करेंगे। आपके अगर इन फ्यूचर अगर ब्रांच ऑफिसेस जैसे आप बता रहे हैं आने वाला है तो उसकी कनेक्टिविटी हम कोर से ही करेंगे। टेलीफोन की कनेक्टिविटी हम ऐसा कोर उससे सेपरेट करेंगे। फिर जो एडमिन नेटवर्क है, एडमिन नेटवर्क की कनेक्टिविटी हम अलग करेंगे। जैसे कभी भी जो नेटवर्क आप डिजाइन करें, एक मेरे तरफ से टिप्स है, कभी भी नेटवर्क डिजाइन करें कोशिश करें कि नेटवर्क को अलग अलग डिजाइन किया जाए। जैसे एडमिन नेटवर्क उससे वो बिल्कुल अलग होना चाहिए। एडमिन नेटवर्क में क्या आता है, आपके कैमराज आ गए, ठीक है, सीसीटीवी कैमरा जितना हो गया, आपका जितना बायोमेट्रिक्स हो गया, ये आपके एडमिन नेटवर्क में चला जाता है, ठीक है। और दूसरा हो गया आपका एम्प्लॉयज़ का नेटवर्क, जो आपका कोर नेटवर्क होता है जिसपे आपके एम्प्लॉय बंदे कनेक्टिविटी कनेक्ट होते हैं, तो उसका एक अलग नेटवर्क कीजिए। फिर टेलीफोनी का एक अलग नेटवर्क क्रिएट कीजिए, समझ गए। तो इससे क्या होगा कि आपका एडमिन का नेटवर्क अलग होने से कोई भी आपके एडमिन और नेटवर्क एक्सेस नहीं कर पाएगा। डिस्कशन गई साइबर सिक्योरिटी पे। कस्टमर ने क्वेश्चन किया गेस्ट यूजर्स को कैसे मैनेज करोगे, गेस्ट यूजर्स को इंटरनल नेटवर्क से कैसे आइसोलेट करेंगे आप, आईओटी डिवाइसेस का कैसे आप मैनेज करोगे, कैसे उसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, इसके बारे में बात हुई। तो कस्टमर की एक रिक्वायरमेंट ये थी कि जब कोई एम्प्लॉई कंपनी छोड़ के जाता है तो उनके पास क्या होता है कि वाईफाई के और पासवर्ड और वो चीज़ें होती है। तो क्या करते हैं, ऑफिस के आसपास आके वो एक नेटवर्क एक्सेस कर लेते हैं जो वाईफाई आउटडोर में लगे रहते हैं। तो उनका कहना है कि हमें जो एम्प्लॉय छोड़ के चले गए तो वो कभी भी हमारा नेटवर्क एक्सेस ना कर पाए, कुछ ऐसा सॉल्यूशन चाहिए। फिर इसके लिए हमने उनको नैक सॉल्यूशन बताया, जो नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल होता है। उसमें बहुत सारे अंदर लाइसेंसेस लगते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन उसके अंदर होते हैं जिससे गेस्ट डिवाइसेस या BYD डिवाइसेस को मैनेज किया जाता है। और उसमें जो डिवाइसेस ऑथराइज डिवाइसेस होते हैं केवल वही एक्सेस कर सकते हैं, चाहे उनके पास आईडी पासवर्ड हो या ना हो। जब तक वो डिवाइसेस नेट के थ्रू ऑथराइज ना हो तब तक वो कभी भी एक्सेस नहीं कर सकते हैं, उनके पास चाहे पूरा क्रेडेंशियल भी क्यों ना हो। ये सारी चीज़। फिर IoT डिवाइसेस के लिए भी हमने नैक का ही सॉल्यूशन उनको पिच किया हुआ है। फिर उन्होंने पूछा कि रिमोट यूजर्स को आप कैसे सिक्योर करोगे, रिमोट यूजर कैसे हमारे डेटा सेंटर से फाइल एक्सेस कर सकते हैं बिना किसी दूसरे फाइल को छेड़छाड़ किए। फिर यहाँ पे हमने उनको सैसी का एग्जांपल दिया। सर अगर आप सैसी डालते हो जिसमें JTNA, कैशबी, DLP ये सारी चीज़ें आती हैं, तो आपका नेटवर्क एक तो सिक्योरली JTNA के थ्रू आपका कनेक्ट हो जाएगा सर्वर तक, और सर्वर में कैशबी के थ्रू केवल जो फाइल का आप एक्सेस दोगे सिर्फ उसी को एक्सेस कर पाएगा। VPN के केस में क्या होता है सर कि VPN जब आप यूजर्स को देते हो तो जब वो एक बार सर्वर में लॉगिन कर लेता है तो वो किसी भी फोल्डर को एक्सेस कर सकता है अगर उसके पास आईडी पासवर्ड होता है उस फोल्डर का। लेकिन कैशबी में ये नहीं है। कैशबी में आप जिस फोल्डर का एक्सेस दिए हो सिर्फ वही एक्सेस कर सकता है। अगर किसी दूसरे फोल्डर को एक्सेस करना चाहता है, चाहे उसके पास आईडी और पासवर्ड सब कुछ हो, फिर भी वो एक्सेस नहीं कर सकता। ये कैशबी के थ्रू हम लोग मैनेज कर सकते हैं। फिर मैंने DLP के बारे में बताया कि सर DLP आप डाल लो अपने लैपटॉप सिस्टम में। जो भी कोई भी यूजर्स लैपटॉप में मेल के थ्रू, आउटलुक के थ्रू, USB के थ्रू, फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी के थ्रू कोई भी डेटा लैपटॉप से आपका बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि DLP जो है आपके पूरे सिस्टम को आइसोलेट कर सकता है। वो जब भी जाएगा आपके नेटवर्क से होके फिल्टर होके ही जाएगा। ये सारी बातें हुई। फिर उसके बाद हमारे कस्टमर के साथ जो नेटवर्क डिज़ाइन करनी थी उन्होंने पूरा साइट सर्वे कराया, पूरे साइट की बात की। फिर हमने फ्लोर वाइज सब कुछ नोट किया, कितने यूजर्स हैं, कितने पर फ्लोर कितने IoT डिवाइसेस लगे हैं, कितने कैमरेस लगे हैं, कितने टेलीफोन्स लगे हुए हैं, कहाँ पर रैक का पोजीशन क्या है। कोर रैक से उनका जो
फ्लोर जो रैक लगे हुए हैं उनकी केबलिंग कैसे होगी। ऑलरेडी केबलिंग हो रखी है तो जो उनकी कोर की कनेक्टिविटी पहले कॉपर पे थी, अब फाइबर पे कैसे कर सकते हैं, सब कुछ हमने एक पेपर पर नोट किया हुआ है। फिर हमने उसका एक प्रपोजल बनाएंगे। जैसे प्रपोजल बन जाएगा तो आपको मैं दिखाऊंगा कि प्रपोजल में हमने कैसे बनाया है, क्या क्या चीज़ों पर फोकस किया हुआ है और कैसे हम कस्टमर को इस पर कॉन्फिडेंस देंगे कि सर ये जो सॉल्यूशन है ये आपके लिए बेस्ट है। तो अगर आप इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं एज अ प्रीसेल्स इंजीनियर केवल इसी से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं कि एज अ प्रीसेल्स इंजीनियर जब किसी साइट पे जाता है या कस्टमर के साथ जब मीटिंग होती है तो मीटिंग में होता क्या है, मीटिंग में क्या बातें होती है, कैसे कस्टमर को हैंडल किया जाता है, कस्टमर को कैसे कॉन्फिडेंस में लिया जाता है, कस्टमर की बातें को पहले कैसे अंडरस्टैंड किया जाता है, फिर अपनी बातें कैसे की जाती है। ये सारी चीज़ें पर मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। कभी भी आप भी कस्टमर के पास जाएँ तो सबसे पहले कोशिश करें अपने बारे में बताने की, अपने कंपनीज के बारे में बात करने की। फिर उनसे पूछें कि सर अभी आपकी एग्जिस्टिंग आप इंफ्रा में क्या चल रहा है, अभी क्या आपकी प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से आप बदलना चाहते हैं। पहले उनकी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कीजिए, फिर उनकी एग्जिस्टिंग इंफ्रा को बारे में जानिए, क्या लगा है, क्या हटाना है, क्या चीज़ें लगाने के बाद प्रॉब्लम आने लगी। ठीक है, नेटवर्क को कैसे मैनेज करते हैं, कितने IT पर्सन्स हैं, इन फ्यूचर उनकी क्या रिक्वायरमेंट है वो जानिए, नेटवर्क को कैसे वो बनाना चाहते हैं, क्या जो अभी परेशानी हो रही है वो आप कैसे इन फ्यूचर दूर कर सकते हैं, इसके बारे में सोचिए। तो ये सारी चीज़ें मिलके एक प्रॉपर आप इसके बाद सॉल्यूशन बना सकते हैं। फिर सॉल्यूशन आप जब पिच करेंगे उसके पास कस्टमर डिपेंड करते हैं सॉल्यूशन के बाद कि ये सॉल्यूशन उसके नेटवर्क के लिए सही है कि नहीं है, या ये जो अपने सॉल्यूशन जो बनाया है वो कॉस्ट इफेक्टिव है कि नहीं है। अब मान लेते हैं कस्टमर का बजट है 50 लाख रुपया, आपने ऐसा सॉल्यूशन बना दिए जो 1 करोड़ प्लस का चला गया, फिर उस केस में भी आपका प्रपोजल किसी काम का नहीं, वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो प्रपोजल ऐसा बनाइए जो कस्टमर के बजट में फिट हो और बेस्ट फिट हो। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट और बजट जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो वीडियो जैसे भी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपने IT फ्रेंड्स के साथ जो आपके ऑफिस में कलीग्स होंगे तो उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक पे। मैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो प्रपोजल कैसे बनाते हैं उस पर होने वाला है, तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर देखना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।